तो देखिए आज हम जो है स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इस टॉपिक में जो नाम दिया गया है, एक पोटेंशियल के बारे में है, एक कैपेसिटर के बारे में। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, एक जो नाम नहीं दिया है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वही सबसे ज्यादा मेन होता है कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, यह सब के बारे में जो है ना हम रिलेट करेंगे। बात समझे? तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखिए हम आपको बताए थे कि बहुत पहले की बात है कि मान लेते हैं यह आपका स्प्रिंग होता है, यह है आपका स्प्रिंग और इस स्प्रिंग से एक बॉडी कनेक्टेड। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इस बॉडी का मास m मान लेते हैं। अब हम बताते थे क्या कि इस स्प्रिंग को जब आप इलोंगेट करता था इलोंगेट करता था ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल, तो यह एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब आप इलोंगेट करता था तो स्प्रिंग फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाता। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा के इसको इलोंगेट किया तो स्प्रिंग फोर्स जो है वह लगना स्टार्ट हो जाता। मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगाता है तो उसमें एलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है और यह फोर्स लगा के आपने इसको एलोंगेट करता। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही आपने इस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एलोंगेट करके ले गया तो होता क्या है कि जैसे ही बी पॉइंट से रिलीज करेगा, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर देता है तो यह बॉडी पुनः क्या होता है, ए पॉइंट को अप्रोच करता है। इसका मतलब यह हुआ होगा कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है और ले जाने के बाद अगर उस पॉइंट से रिलीज करता है तो वहां पे क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर इस बी पॉइंट पे, या बी पॉइंट पे सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब वही एनर्जी स्टोर करके क्या करता है, इसको लगातार काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है बढ़ते चला जाता है। जैसे ही आप यहाँ से रिलीज करें, लगातार काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाता है और एक पॉइंट से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से पास करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटिंग मोशन होते रहता है क्योंकि लगातार जो है इसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और यहाँ पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम वेलोसिटी होता है अब फिर ये पॉइंट से आगे बढ़ता है तो यह फोर्स जो होता है स्प्रिंग फोर्स, वह रिटार्डेशन का काम करता है, जिसके कारण से फिर वह धीरे धीरे वेलोसिटी कमते हुए फिर अंदर में किसी पॉइंट पे जाके वह स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तब वहां पे क्या होता है, सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसका पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि अगर इसको हम एक से एलोंगेशन मान लेते हैं तो इसके पास एनर्जी का वैल्यू जो था, स्प्रिंग एनर्जी का वैल्यू जो था वह था हाफ के एस स्क्वायर, इतना आपका वैल्यू। सिमिलरली उसी तरह से
मान लेते हैं कि यह आपका हो गया अर्थ, यह हो गया आपका अर्थ। तो अर्थ पे होता था कि अर्थ का मान लेते हैं कि यह आपका सेंटर हो गया, यह हो गया आपका अर्थ, ठीक है ना, अर्थ है। तो अर्थ के कारण एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह फील्ड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यह फील्ड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या किए कि कोई मास को अर्थ सरफेस से ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक लेके जाए, अगर कोई मास को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और यह किसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा? तो mg के अगेंस्ट में लगाना पड़ेगा। तो यह फोर्स भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में यह फोर्स भी वर्क करता है, क्योंकि आप अगर बॉडी को एच हाइट ले जाते हैं तो यह फोर्स वर्क करता है। तो यह जो फोर्स वर्क किया वो वर्जन फिर इस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वह एनर्जी जो होता है बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो यहाँ पर भी यह एनर्जी जो होगा एच हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको आप पढ़े थे mgh। अब देखिए यहाँ भी सेम सिचुएशन है, यह mg जो फोर्स है वह कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स, mg जो है कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के मतलब यह हो गया कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी को जो ले जा रहे हैं उसमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाएगा और अगर अगर आप यह दूसरा भी पाथ से ले जाता है तो यहाँ भी हाइट एच होगा, अगर आप तीसरा भी पाथ से ले जाता है तो यहाँ भी हाइट एच होगा। किसी भी पाथ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाता है तो हाइट जो होगा अर्थ सरफेस एच होगा, और हर केस में इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी mgh ही दिखेगा। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि आप जब भी एक्सटर्नल फोर्स, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो सिस्टम में एक एनर्जी एस्टैब्लिश हो जाती है, उस एनर्जी का नाम ही दिया है पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सटर्नल फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करता है वह सब अलग अलग फील्ड में वर्क करता है। जैसे यहाँ पे एक फील्ड हो गया स्प्रिंग फोर्स का फील्ड हो गया, यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता है कि सपोज किया कि कोई चार्ज स्फीयर यहाँ पे रख दिया है, कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे रख दिया है, तो हम बताए थे कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट इसके कारण क्रिएट होता है, जो बहुत आपको हम डायग्राम से बताए थे। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर कोई टेस्ट चार्ज जैसे मान लेते हैं कि Q0 है, आप Q0 को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं, तो आपको यह दोनों जो फोर्स लगेगा, तो यह रिपल्सन का फोर्स है, इसका जो फील्ड फोर्स होगा वह बाहर की ओर फोर्स, यह फील्ड फोर्स जो होगा इसको बोलते हैं एफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यह आपका ये जो फोर्स है इसके अगेंस्ट आप अपोजिट में फोर्स लगाता है, और अगेंस्ट इसके अपोजिट में फोर्स लगा के आप क्या करता है कि बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाता है। तो इसके कारण जो वर्क होगा, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होगा, फिर वह एनर्जी जो होता है वह सिस्टम के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे कि वह सिस्टम के मतलब क्या है कि सिस्टम में पेयर ऑफ चार्ज है, तो यह दोनों चार्ज के बीच में एक एनर्जी स्टोर हो जाता है।
जैसे आप सोचिए कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी को लाता है, आप बॉडी को लाने के बाद यहाँ रिलीज कर दे, तो यह क्या होगा, यह पुनः क्या होगा, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी से वह क्या होगा, फिर भागना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम जल्दी जल्दी जो है ना भागना स्टार्ट करेगा, लगातार जो है ना उसका वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ होगा कि आप जब यह फोर्स के अगेंस्ट में आप कुछ वर्क किए तो वह वर्क डन कहीं ना कहीं स्टोर हुआ हो, जिसके वजह से जैसे ही आप फोर्स रिलीज करते हैं तो वह क्या होता है कि वही वर्क डन जो एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ था, वह एनर्जी रिलीज करके काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लगातार बढ़ते चला जाता है। तो जितना अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते चला जाता है। लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। मान लेते हैं एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज रेस्ट होना चाहिए, तो हम इसको अभी एज्यूम कर रहे हैं कि यह चार्ज जो है वो रेस्ट। तो कहने के मतलब यह हो गया कि जब भी कोई चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं, तो वैसा करने में यह चार्ज का जो होता है एनर्जी चेंज, यह चार्ज का एनर्जी चेंज होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई रेस्ट चार्ज लिया, रेस्ट चार्ज लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप के शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत डिस्टेंस तक होगा। अब आपने क्या किया कि पहले जो था आपने क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रखा ए पॉइंट, तो यह एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यह एक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं कि पहले यहाँ पे अभी वर्क नहीं किया है, क्योंकि हुआ है क्या कि जब भी कोई बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उस केस में क्या माना जाता है कि उसके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वह एक सर्टेन सेपरेशन पे आता है तो वह कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसके बीच में जो है एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, क्योंकि चार्ज है, इसी कारण से इस एनर्जी का नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, अगर ये पॉइंट इंफिनिटी होगा तो एकदम परमानेंट याद रखिएगा कि जब भी कोई दो बॉडी फ्री स्टेट में जब होता है तो वह डिस्टेंस है कि दोनों चार्ज पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वह इंफिनिटी होगा, क्योंकि इंफिनिटी ही जो होता है फ्री स्टेट माना जाता है। तो फ्री स्टेट मानने के कारण क्या होता है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जनरली जो है ना, हम क्या करते हैं कि जीरो लेते हैं। यह हमारा कन्वीनियंट है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कोई क्वेश्चन को लेके बनाना होता है तो इंफिनिटी पे हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दे देता है कि R1 डिस्टेंस पे जीरो पोटेंशियल है, तो R2 2R डिस्टेंस पे क्या होगा, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि R ही डिस्टेंस पे जीरो पोटेंशियल है तो वहीं पे आपको जीरो पोटेंशियल लेना है। अदरवाइज क्वेश्चन में जो भी थ्योरी है, ठीक है ना, एनर्जी का, उसमें हम जब भी किसी बॉडी को जीरो रेफरेंस लेवल जो कंसीडर करते हैं वह इंफिनिटी पे ही कंसीडर। तो अभी यह पॉइंट इंफिनिटी पे नहीं है, तो यह सिस्टम के बीच भी एनर्जी होगा। मान लेते हैं कि यह जो सिस्टम बना तो यह सिस्टम के बीच भी एनर्जी है, और यह एनर्जी का नाम हमने दे दिए क्यू ए, ये पॉइंट का है। अब हमने क्या किए कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है ना, इस बॉडी को, इस बॉडी मतलब इस चार्ज को हमने बी पॉइंट पे, यह ठीक है ना, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बॉडी को क्या किए हैं, चार्ज को क्या किए हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तब फिर एक नया कॉन्फ़िगरेशन बन चुका। ऐसा नहीं कि अभी भी फिर एक वो कॉन्फ़िगरेशन बन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम के पास एनर्जी जो हो गया वह यूबी हो गया। अब आपने जब भी फोर्स लगाएगा कोई ना कोई फोर्स के अगेंस्ट में होता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की लग रहा है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की लग रहा है, इसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं। तो कहने के मतलब है कि बॉडी ए पॉइंट पे था, बॉडी बी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है चेंज हो रहा है। ए पॉइंट का एनर्जी हमने माने थे क्यू ए, और जब यह चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट पे लाए तो वहां पे एनर्जी हो गया। पूरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन के मतलब होता है संरचना, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि जहां भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, कोई भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, ठीक है ना, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, एनर्जी चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम ध्यान रखना है कि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड होता है। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है कि डिस्टेंस ज्यादा है, अब यहाँ से डिस्टेंस का वैल्यू जो है सेकेंड जो हम बी पॉइंट तक लाए तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि अब डिस्टेंस का वैल्यू जो है कम हो गया। तो लार्ज डिस्टेंस था यह, तो यहाँ का एनर्जी कम होगा, और यह कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, क्लोज में आ गया, क्लोज में आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम आगे बात करेंगे कि यह पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है। तो ऐसे तो अभी हम बोल देते हैं, लेकिन आगे हम इसको डिराइव करेंगे कि यह पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस का फंक्शन होता है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता था, तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस होता था इंफिनिटी। तो जब आर का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, तब वहां पे इसका माना जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है, यानी कि चार्ज पार्ट की फ्री स्टेट में। तो जब आप बॉडी को यहाँ से यहाँ लाते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा, इसका मतलब यह हो गया कि आपने जो वर्क किया होगा, वर्क यही नहीं किया होगा कि शुरू में मान लेते हैं किसी के पास एनर्जी 10 जूल है, आपने वर्क किया, उसका एनर्जी आ गया 20 जूल आ गया, इसका मतलब कि 20 माइनस 10 यही आपने वर्क किया। यहाँ भी वो सिमिलर बेसिक क्या कर सकता है कि जब यह फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन था तो वहां पे एनर्जी यूए था, और जब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हो गया वहां पे एनर्जी यूबी हो गया। इसका मतलब कि यह जो चेंजिंग और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी का जो चेंज हुआ, वह एनर्जी का चेंज सिंपल हो जाएगा, यूबी उधर लिख देते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि यह चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के आपका बराबर हो जा रहा है। ओके, देखिए अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसमें आपको होगा क्या पॉइंट होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने कोई चार्ज रखा, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस इस टाइप के बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस। अब हुआ क्या कि यह पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू नॉट, यह पॉइंट का नाम ए दे देता है। आपने क्या किया कि यह पॉइंट चार्ज को बी पॉइंट पे लाया, तो बी पॉइंट पे लाया तो ये तो कंफर्म है कि अगर ये पॉइंट पे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू ए, ठीक है ना। अगर ए पॉइंट पे ई चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया द पोटेंशियल एनर्जी, तोड़ के लिखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी, the potential energy of charge q naught at point a is ua, while at point b is ub। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था यूए, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी था यूबी। आपने क्या किए कि डायरेक्ट यहाँ से इस रास्ता के द्वारा
और एक यही चार्ज पार्टिकल को इस रास्ता से जाए, ठीक है ना, ये चार्ज पार्टिकल को इस रास्ता से जाए या क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल, और सेम पार्टिकल को इस रास्ता से, इस तरह के कुछ रास्ता से। तो मान लेते हैं कि आपने क्या किए हैं कि क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, ठीक है ना, बारी बारी से, ऐसा नहीं कि एक बार में तो एक ही रास्ता यूज करेगा ना, ऐसा पूरे होगा कि एक बार में आप तीनों रास्ता यूज कर देगा। आपने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप 3 रास्ता यूज करते हैं। तो मान लेते हैं यह हो गया फर्स्ट पाथ, यह हो गया सेकेंड पाथ, और यह हो गया आपको थर्ड पाथ। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वर्क डन ए से बी में अगर हम बात करते हैं थ्रू पाथ फर्स्ट, तो थ्रू पाथ फर्स्ट अगर हम वर्क डन ए से बी में बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो लिखेंगे तो वह पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बी पॉइंट का माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सिमिलरली अगर हम वर्क डन ए से बी 5 सेकेंड से बात करेंगे तो यहाँ भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वही लिखा जाए, क्योंकि हम आपको अभी जस्ट बताए थे कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो आप करते हैं वो सिस्टम के चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क डन करते हैं। तो आपने वर्क डन ए से बी पाथ 1 इस पाथ से भी किए तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उतना लिखे। आपने वर्क डन ए से बी सेकेंड पाथ के थ्रू किए तो वर्क डन इतना ही लिखे। और अगर आपने वर्क डन ए से बी पाथ 3 के क्रॉस किए तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यही। तो इससे साफ क्लियर हो जा रहा है कि आप यहाँ पे मतलब कि जहां भी रेस्ट चार्ज है, यह आपको रेस्ट चार्ज है, जहां भी रेस्ट चार्ज है और उसके सराउंडिंग में जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहा है तो पाथ से डिपेंडेंट नहीं होगा, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क होता है। आप आपको जैसे मन करे वैसे लाइए चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पाथ पे किसी प्रकार की कोई डिपेंड नहीं करे। इसका मतलब हो गया कि वर्क डन ए से बी पाथ 1, वर्क डन ए से बी पाथ सेकेंड इक्वल टू वर्क डन ए से बी पाथ थर्ड। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लाते हैं तो पाथ पर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो यह होता है, और यही यही जो प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेटिव फील्ड को शो करता है, ठीक है ना, यही प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फील्ड को शो करता है। दिस प्रॉपर्टी shows the कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा, जब अगर कोई फील्ड में आप वर्क करते हैं और वर्क डन अगर पाथ से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है तो दिस प्रॉपर्टी शो कंजर्वेटिव फोर्स। वह फील्ड का जो फोर्स होगा वह कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और यह जो फील्ड होगा, जैसे यह एक फील्ड है दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह कंजर्वेटिव फील्ड, यह हो जाएगा कंजर्वेटिव फील्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इसको ब्रैकेट कर दिए, जहां पे कंजर्वेटिव फील्ड होगा उस फील्ड में जो फोर्स क्रिएट होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और ऐसे फील्ड में आप जब वर्क करते हैं तो आपको पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ पे कोई लेना देना नहीं होता। आप सर कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ा बताइएगा। तो वही तो बता रहे, ठीक है ना, हम रिपीट कर देंगे लास्ट में जो है ना बोलेगा, जैसे हम बोर्ड भर लेंगे ना तब बोलेगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं तो बीच में जो है ना ऐसी हो जाता है, ठीक ना।
तो कंजर्वेटिव फोर्स बताएं कि दिस प्रॉपर्टी शो द कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। अब देखिए अब हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, तो सिंपल सिचुएशन है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे आप देखा कि चार्ज पार्टिकल है या क्यू, या चार्ज पार्टिकल रेस्ट, एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट रखना है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक है ना। विजुअलाइज करके हम इस तरह से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो निकलता नहीं है, लेकिन विजुअलाइज कराते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा निकल रहा है। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को क्यू नोट को रख, तो क्यू नोट को रखा, भले क्यू नोट का अमाउंट बहुत कम होता है, आगे यह डिस्कस करेंगे पॉइंट। तो देखिए इसके कारण यहाँ पे एक फील्ड, इसके कारण यहाँ पे एक फील्ड है, और यह भी जानता है कि यह अगर r डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताए थे कि 1/4 q बाई r स्क्वायर, यह रेस्ट चार्ज r डिस्टेंस पे इतना फील्ड क्रिएट करे, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो जाए तो फोर्स निकालने के लिए जिस चार्ज पे फोर्स चाहिए उस चार्ज से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से आपको फोर्स चार्ज पार्टिकल पे r डिस्टेंस पे चाहिए, तो किस चार्ज पे फोर्स चाहिए, इस चार्ज पे फोर्स चार्ज चाहिए, तो यहाँ से इसको सर लिखिएगा, उधर दिखता ही नहीं है। ठीक है ना, क्यू नॉट। तो साइड होकर लिखिएगा ना, आप लिखते हैं तो अच्छा दिखता ठीक 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 ठीक, तो बता रहे थे क्या, फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लेते हैं कि यह चार्ज Q है और यहाँ से आपने Q नोट चार्ज को रखा, तो यह चार्ज Q है, यहाँ Q नोट चार्ज को रखा, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि एक स्टूडेंट पूछा कि इलेक्ट्रिक यहाँ से कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी बता रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है और चार्ज को आपने r डिस्टेंस पे रखा, तो r डिस्टेंस पे रखा कोई दूसरे चार्ज को, टेस्ट चार्ज, इसको आप Q नोट को टेस्ट चार्ज, एक एक्सप्रेशन नाम दे देता है, इसको आप टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। यह मोशन में रहेगा, लेकिन यह चार्ज रेस्ट, क्योंकि रेस्ट में रहेगा तो वही है, हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यह चार्ज आपका रेस्ट में, तो इसके सराउंडिंग एरिया में एक फील्ड क्रिएट हो गया है, तो इस सराउंडिंग एरिया में जो फील्ड क्रिएट हुआ, तो हम जानना चाहते हैं कि यह r डिस्टेंस पे कितना फील्ड क्रिएट करेगा, तो r डिस्टेंस पे फील्ड हो जाएगा 1/4 q बाई r स्क्वायर, यह r डिस्टेंस का फील्ड है। अब हम वही r डिस्टेंस पे यह q नॉट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे, तो चार्ज को गुना कर देंगे और r डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देंगे, r डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देंगे, तो यहाँ से यह हो जाएगा q नॉट, r डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 और q अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ से q नॉट q अब 4 r स्क्वायर, यही जो फोर्स आप कूलम्ब फोर्स जो निकालता है वही कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव, और यह फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव, इसके कारण जो हो गया फील्ड जो हो गया, यह हो गया आपको कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव CF के मतलब हो गया कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसमें चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वह कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और ऐसे फील्ड में वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जा रहा है, तो ऐसे फील्ड में ऐसे फील्ड में वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे चार्ज पार्टिकल को ले जाइए, यहाँ से ऐसे चार्ज पार्टिकल को ले जाइए, या तो डायरेक्ट ले जाइए, हर केस में वर्क डन का वैल्यू जो है ना सेम है, मतलब कि आपने वर्क डन इसमें जो किया, इसमें जो किया, इसमें किया, तीनों में वर्क डन का वैल्यू जो है ना वह सेम हो जाता है।
हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है उसको एक और प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव का, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमने समझाया था कि अगर कोई क्यू चार्ज है और ये रेस्ट है, मान लेते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से विजुअलाइज करा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से। अब मान लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है, अपने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया, मैक बंद कर देगा, कोई मैक जो है ना खुले हुए है, मैक बंद कर देगा। तो टेस्ट चार्ज आपने क्यू नॉट लिया, मान सपोज कीजिए कि यह पहले ए पॉइंट और यह बी पॉइंट पे हम इसको लिए, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए, तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि इस पाथ से इसको लाए। अब पुनः क्या किए हैं कि यह चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट इस पाथ के थ्रू हम पुनः लेके चलते, ठीक है ना। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वाला है। कंजर्वेटिव फील्ड में अगर कोई पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहा है थ्रू पाथ फर्स्ट, अब फिर क्या कर रहा है कि बी से ए के ले जा रहा है पाथ सेकंड, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या होगा, आपने कितना वर्क डन करेगा इस केस में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सब वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी थ्रू पाथ फर्स्ट, तो डायरेक्ट हो जाएगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज के मतलब हो गया या आपका इनिशियल पॉइंट था या फाइनल पॉइंट, तो चेंज के मतलब हो गया बी पॉइंट का एनर्जी माइनस ए पॉइंट का एनर्जी। यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर हम बी से ए किए पाथ 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए अगर आप बी से ए ले जा रहा है, बी से ए से बी के लिए इनिशियल पॉइंट यह है, फाइनल पॉइंट यह है, लेकिन यही पार्टिकल को बी से ले जा रहा है, तो पहला केस के लिए इनिशियल पॉइंट था या फाइनल पॉइंट यह था, लेकिन सेकंड केस के लिए जो हो जाएगा यह हो जाएगा फाइनल पॉइंट, यह हो जाएगा इनिशियल। इसी कारण से इनिशियल फाइनल थोड़ा सा साफ कर देते हैं, लेकिन दिमाग में बैठ जाए इनिशियल फाइनल फिक्स। देखिए ए से बी में जो है डायरेक्ट चेंज ऑफ पोटेंशियल इतना हो गया, और जब हम सेकेंड पास से ले जा रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी का चेंज हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा ए पॉइंट का एनर्जी और हो जाएगा बी पॉइंट का एनर्जी। अभी दोनों को जोड़ेगा, तो जोड़ने के बाद आपको एक खास रिजल्ट आ जाएगा, यह से कैंसिल हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी थ्रू पाथ फर्स्ट और वर्क डन बाय एक्सटर्नल बी से ए पाथ सेकेंड इक्वल टू 0। तो देखिए क्या निकला। अब देखिए कंसेप्ट क्या होगा, मतलब कि अगर कोई चार्ज कोई क्लोज लूप में आप वर्क कर रहा है, क्लोज लूप के मतलब क्या हो गया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट ले गया, वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लिया है, तो उसी को बोलते हैं क्लोज। ऐसा नहीं करना है कि क्लोज लूप के मतलब कि इस अलग पाथ से ले गए अलग पाथ से लाए, अगर मान लेते हैं कि यही पाथ से ले गया फिर यही पाथ को लाए, माने कि जहां से बॉडी को ले गया अब फिर उसको वापस उसी पॉइंट पे लिया है, तो वैसे केस में आपका वर्क डन का वैल्यू जो हो जाता है, टोटल वर्क डन जो करता है दो केस में, पहले ले जाने में फिर लाने में, तो उस केस में टोटल वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड में, देखिए इसका मेन पॉइंट क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि यह कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, यह कोई फील्ड है और यह फील्ड में अगर आप फर्स्ट पॉइंट से, मतलब कि अगर ए पॉइंट से कोई चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है,
बी पॉइंट तक लाना है। तो अगर आप यहाँ से इसको ऐसे लाते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं, तो यहाँ पे सर जो दिखाई वर्जन नहीं आप देता है करते हैं, सर। सर ठीक है ना? कैमरा से उस देखिए, तरफ घुमाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आपने अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं किसी चार्ज को, तो यहाँ पे वर्क डन ए से बी में जो करते हैं वह नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। वर्क डन बी से ए में, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव वर्क डन करते हैं, अगर यह पॉजिटिव वर्क डन करते हैं, तो यह जो हो जाता है नेगेटिव वर्क डन होता है। अगर ऊपर में अगर आप नेगेटिव वर्क डन करते हैं, तो यह वाला पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कि हमेशा जो है कि एक पाथ से जो वर्क का वैल्यू होता है, सेकेंड पाथ में वर्क का वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि सर कोई ऐसा क्यों? कंजर्वेटिव होने के कारण, देखिए यही तो प्रॉपर्टी। देखिए क्या हो रहा है कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया तो वर्क डन का वैल्यू इतना लिखा। अब फिर बी से ए ले लिया, तो बी से ए ले लिया, तब फिर वर्क डन का वैल्यू इतना। तो टोटल वर्क डन जो जोड़ा, तो टोटल वर्क डन जोड़ा तो यह 0 हो गया। इसका मतलब कि फर्स्ट इसको दूसरा इक्वेशन में अगर उस साइड ले जाता है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट तो यही मिल जा रहा है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी टू पाथ फर्स्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल बी से ए थ्रू पाथ सेकंड। ये तो हम पहले ही प्रूव कर दिए। वही आप हम आपको जो है उसको और क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जब भी अगर बॉडी को यहाँ से यहाँ ले, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, तो यह कह रहा है कि हम जो वर्क करेंगे वह तुम्हारे वर्क के अपोजिट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव वर्क है तो नेगेटिव वर्क है, अगर हम नेगेटिव वर्क है तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव वर्क हो। ठीक है ना? जैसे यहीं पर वही बात को समझाएं कि अगर ये पॉजिटिव वर्क ए से बी लाने में अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो यही वर्क डन बी से ए ले जाएगा तो नेगेटिव वर्क। अगर ए से बी लाने में अगर नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो यही वर्क डन बी से ए ले जाने में पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इस तरह के इलेक्ट्रिक लाइंस दे दिए, और आपने क्या किए कि कोई इलेक्ट्रॉन को अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए, कोई इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे। अगर आप ऐसा सपोज किए कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वर्क डन जो किए, वर्क डन किस केस में किए, इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में आपने जो वर्क किया, मान लेते हैं कि वह 10 जूल वर्क की। ऐसा सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन अगर 10 जूल किया, तो यही क्या होगा कि पुनः जो वर्क डन जो होगा, पुनः जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल वही बी से ए ले जाने में यही प्लस 10 जूल वर्क डन। देखिए यह कंजर्वेटिव नेचर का एक यह भी प्रॉपर्टी, मतलब कि कंजर्वेटिव नेचर का यही प्रॉपर्टी है कि अगर कमिंग में अगर मान लेते हैं पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो रिटर्निंग में क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है ना? यानी कि आप किसी को टेकिंग में, मतलब कि कमिंग सिचुएशन में कहीं से ला रहे हैं, कमिंग में अगर पॉजिटिव वर्क डन हो जाता है, तो रिटर्निंग में जो हो गया, रोमिंग के कारण से, हाँ, रिटर्निंग में जो हो जाएगा वह नेगेटिव वर्क डन, मतलब कि ऑलवेज जो है ना वर्क डन का वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि कमिंग में अगर आपका नेगेटिव वर्क डन हो जाता है,
इसमें वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। हेलो, चार्ज है एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे रख दी एक प्लस क्यू चार्ज है। और पहले तो ये समझिए कि अगर प्लस क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस पे अगर हम कोई सरफेस ले रहे हैं आर डिस्टेंस पे सरफेस ले रहे हैं, ये सब आर ही डिस्टेंस पे है, यह जो है आर डिस्टेंस पे आपको जो है एक हम सरफेस बना लिए हैं आर डिस्टेंस पर, और एक और सरफेस हम ले लिए हैं आर ही डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए हुआ है क्या, थोड़ा सा देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में जाता है। मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए, यह पॉइंट ए, देखिए देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रेस्ट में, और हमने क्या किए हैं कि आर डिस्टेंस पे एक लेयर बना दिए चार्ज, और एक और डिस्टेंस हम ले लिए हैं, जैसे इसको r1 मान लीजिए, और यह दूसरा जो बनाए हैं वह r2 डिस्टेंस पे बना है। अब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, यह Q0 टेस्ट चार्ज, देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए हो रहा है क्या, या हुआ है क्या सिचुएशन, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि प्लस क्यू चार्ज है, आप अगर ये चार्ज को यहाँ पे लाके छोड़ता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ बहुत शॉर्टेस्ट पार्ट से आप इसको यहाँ पे ले जा रहा है। अब फिर देखिए यही चार्ज को आप सी पॉइंट पे ला रहे हैं, सी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो सी पॉइंट पे लाने का रास्ता यह देखा गया, सी पॉइंट पे इस तरह से लाया है। तो देखिए हुआ है क्या, यहाँ पर भी आप जो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन आप ए से बी जो वर्क ले जा रहे हैं, यहाँ पे जो वर्क डन पार्टिकल को ए से बी तक ले जाने में जो वर्किंग कर रहे हैं, वही वर्क डन ए से सी तक ले जाने में कर। देखिए कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब पॉइंट खोला तब जैसे क्यू नॉट जो चार्ज था, आप ए से बी बहुत कम पार्ट, यह जो है ना बहुत छोटा पार्ट से ले गए, लेकिन यही चार्ज को आप एक इस पाथ से ले जा रहे हैं, इस पाथ से ले जा रहे हैं, और इस पाथ से ले गए हैं और ले जाके यह पॉइंट सी पॉइंट तक रखते, तो सी पॉइंट लिया तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्डन किए वह जो वर्डन हो गया वर्डन ए से सी, तो वर्डन ए से बी और वर्डन ए से सी दोनों वर्डन बराबर होते हैं। अब देखिए अब यहाँ तो पॉइंटों नहीं सेव किए, फिर भी वर्डन का वैल्यू बराबर कर दिया। पहले तो बताए थे कि एक ही पॉइंट पे अगर हम बॉडी को ला रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक ही पॉइंट पर अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, या तो पूरा घुमा के ले जा रहे हैं, या तो छोटा रास्ता से ले जा रहे हैं, यहाँ से हम W1 वर्गन किए, W2 वर्गन किए, इसमें W3 वर्गन किए, तो हमने देखा था कि W1 W2 और W3 के बराबर हो रहा है। अब एकदम साफ सिचुएशन चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया कि Q0 चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया, एक Q0 चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए, और यही चार्ज को हमने एक सी पॉइंट पे, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं कि वर्डन का वैल्यू सेम है। तो देखिए मेन कांसेप्ट जो है ना यार, वह कॉन्फ़िगरेशन का होता है। यहाँ पर भी लाएंगे बी पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस जो है r1, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये चार्ज को यहाँ तक लाने में जो हम कॉन्फ़िगरेशन बना r1 डिस्टेंस है, और फिर यही चार्ज को अगर हम r1 डिस्टेंस पे यहाँ भी ला रहे हैं, चार्ज से r1 डिस्टेंस, तो फिर वही कॉन्फ़िगरेशन
क्योंकि हमने क्या किए कि यहाँ पे मेन वर्तन जो है कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है कि क्या आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो वही क्या होगा, वर्तन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अदरवाइज वर्तन क्या होता है, नहीं चेंज करता है। तो मेनली जो आपका वर्तन जो है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के मतलब हो गया संरचना, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहे थे तो यहाँ से यह भी डिस्टेंस दो चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस r1 ही था, और ए पॉइंट से सी पॉइंट तक ला रहे थे वहां पर भी दो चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस जो था r1 ही था। तो यह दोनों केस में आपका वर्तन का वैल्यू जो है सेम हो जाएगा। मतलब कि यह हुआ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट इस सरफेस के किसी भी पॉइंट तक बॉडी को लाके छोड़िए। जैसे मान लेते हैं आपकी आप डी पॉइंट तक लाता है, इस पार्टिकल को आप डी पॉइंट तक लाता है, तो यहाँ पर भी वर्तन जो हो जाएगा, यहाँ भी वर्तन कर सकता है कि वर्तन इसको इक्वल टू कर सकता है वर्तन ए से बी, इक्वल टू वर्तन ए से सी, इक्वल टू वर्तन ए से डी। मतलब ये वर्तन जो है सब केस में आपको सेम मिलेगा। तो वजह यह हो रहा है कि आपने जो चार्ज को ला रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा सेट कर, तो यहाँ पर भी लाया था चार्ज को, तो यह कॉन्फ़िगरेशन भी, यह कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ चार्ज लाया तो यह कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ चार्ज लाया तो यह कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वर्तन का वैल्यू आपको सेम करना पड़ रहा है। जैसे और भी चार्ज देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है और यहाँ से आप कोई भी आप सरफेस ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी सरफेस r डिस्टेंस पे अगर हम कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, r ही डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, बहुत सारा हम पॉइंट ले रहे हैं r ही डिस्टेंस। आप यहाँ से कोई चार्ज को Q नॉट चार्ज को आप यहाँ ले जाइए, या तो चार्ज को यहाँ ले, आप कहीं भी चार्ज को ले जाएगा। तो अगर इसमें वर्तन W1 किए, इसमें वर्तन W2 किए, इसमें वर्तन W3 किए, तो यह सब वर्तन बराबर होगा। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, सब वर्तन का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि कारण यही हो रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन सब समान, क्योंकि r डिस्टेंस पे ही है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर वर्तन का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक और पॉइंट ले लिया है, जैसे सपोज किया कि एक पॉइंट और ले लिया, यहाँ से 2r डिस्टेंस पे ले लिया, तो अब यहाँ से यहाँ अगर ले जाना है तो यह जो हो गया वर्तन, यह वर्तन ये वाला था W1 और यह वर्तन हो गया W4। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब सेम नहीं है, यह तीन गो के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो वर्तन सेम होगा। लेकिन यह तीनों सेम हो गए, लेकिन नॉट इक्वल टू, यह कॉन्फ़िगरेशन 2r डिस्टेंस का हो गया, इसी कारण से नॉट इक्वल टू इतना। यह तीनों सेम होगा लेकिन चौथा जो है बराबर नहीं होता है। दैट विल बी, आपको वर्तन जो फुल्ली यह डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आपको वर्तन को डिसीजन करना है, यह नहीं देखना है कि अरे पॉइंट चेंज कर गया, पॉइंट चेंजिंग नहीं देखना। अगर पॉइंट चेंज कर गया, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है तो वर्तन का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर पॉइंट चेंज कर गया, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर गया, तो वर्तन का वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाता है। हेलो, देखिए फिर एक और सिचुएशन को हम क्लियर कर रहे हैं कि मतलब कि और क्लियर करने के लिए कुछ और सिचुएशन बना रहे हैं, क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछा है उसके अनुसार से। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्यू चार्ज, यह चार्ज क्यू चार्ज लिया, इसको आपने यहाँ पे रेस्ट रखा और एक इमेज सरफेस इमेजिन किया है, r रेडियस, इसका रेडियस r है, या इसका रेडियस जो है r है, ठीक है ना। ये सब r रेडियस का एक सरफेस है, पूरा लिख देते हैं, स्फेरिकल सरफेस है।
स्फेरिकल सरफेस है r रेडियस का। तो अगर स्फेरिकल सरफेस है r रेडियस का, अगर आप पॉइंट A है और यह पॉइंट B, तो अगर एक ही सरफेस के टू डिफरेंट पॉइंट पे अगर आप बॉडी कोई चार्ज को ले जा रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि A पॉइंट पे था, यहाँ पे Q नॉट कोई टेस्ट चार्ज था यहाँ पे, और यहाँ से चार्ज को इस पॉइंट पे ले जा रहा है। तो अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को ले जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन वही था और यहाँ पर भी वही कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी यह टेस्ट चार्ज r डिस्टेंस पे था और यहाँ पर भी B पॉइंट पे ले गया तो r ही डिस्टेंस पे। तो अगर यहाँ पे सपोज किया कि एनर्जी का वैल्यू u है, तो यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर भी एनर्जी का वैल्यू u ही हो। तो अगर आप तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इस केस में अगर सेम ही सरफेस के सेम कॉन्फ़िगरेशन रह गया तो वर्क जो हो गया चेंज ऑफ एनर्जी। तो चेंज ऑफ एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी भी यू था, इनिशियल एनर्जी भी यू था, और चेंज ऑफ एनर्जी का वैल्यू 0 है, यानी इस केस में वर्क का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा।